एक पक्षी था। पक्षी जानते हैं ना कैसे उड़ता है। एक पक्षी था, उसकी विशेषता ये थी कि उसके एक की जगह दो मुंह थे। कितने मुंह थे? दो मुंह। उसके दो मुंह थे, तो लेकिन पेट उसका एक ही था। जब वो कुछ खाता तो चाहे वो इस मुंह से खाता चाहे वो दूसरे मुंह से खाता, तो खाना तो उसके पेट में ही जाता था। एक बार की क्या बात है कि वो समुद्र के किनारे ऐसे 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 करके उड़ रहा था। जब उड़ रहा था तो समुद्र की लहरों के पास उसे एक फल दिखाई दिया। तो उसके एक मुंह ने उस फल को उठा लिया और खाने लगा। तो और जब उसने उसका मजा चखा तो कहने लगा, वाह क्या फल है, कितना मजेदार फल है। तो दूसरे मुंह ने कहा कि मुझे भी दो भाई, मुझे भी दो चखने के लिए। तो पहले वाले फल ने कहा, मैं तो नहीं दूंगा, अरे जाएगा तो पेट में ही ना, क्योंकि हम दोनों का मुंह तो एक ही है और पेट अलग अलग है भले ही, लेकिन पेट तो एक ही है। तो जब वो यहाँ चला जाएगा तो पेट तो भर जाएगा, इसलिए तुम्हें खाने की क्या जरूरत है। अब दूसरा वाला मुंह गुस्से में आ गया। उसने सोचा मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। फिर क्या हुआ, समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो पक्षी उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उसको एक जो है फल मिला फिर से, लेकिन वो फल जो था वो बहुत ज्यादा खराब था और वो विष की तरह था। विष यानी जहर की तरह। लेकिन उसके अंदर, दूसरे वाले मुंह के अंदर बदले की भावना इतनी ज्यादा थी अपने साथी, अपने दूसरे वाले मुंह के प्रति, कि उसने कहा कि नहीं, मैं ये फल खाऊंगा जरूर, मैं ये फल खाऊंगा जरूर। पहला वाला मुंह मना करता रहा कि नहीं खाओ नहीं खाओ, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले मुंह ने कहा कि नहीं, तुमने मुझे मीठा वाला फल खाने नहीं दिया था, इसलिए मैं इस फल को खाऊंगा जरूर। और उसने उसी जलन में वो वाला फल खा लिया। जैसे ही उसने वो जहर वाला फल खाया, वैसे ही वो पक्षी मर गया। अब यहाँ पर हमने बच्चों क्या देखा कि दो मुंह एक साथ थे, एक ही शरीर के अंग। लेकिन जब दोनों मुंहों के बीच में जेलसी आई, यानी एक दूसरे के प्रति जलन आई, तो वो पक्षी ही मर गया। जब वो पक्षी मर गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी प्रकार से हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था खेल की भावना, कि जब हम खेल खेलते हैं तो हम एक टीम की भांति कार्य करते हैं, और जब हमारी टीम बन जाती है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। यदि हम दूसरे के प्रति जलन या ईर्ष्या रखेंगे तो हमारी टीम हार जाएगी और हम खेल में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसी टॉपिक पर बात की थी। अब आज का हमारा कंटेंट है खेल। अब देखिए खेल, जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को क्रिकेट। क्रिकेट सब खेलते हैं सारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं कि इसमें बैटिंग बॉलिंग की जाती है। ये देखिए निशाने लगाने वाला खेल है, जिससे कोई चीज निशाना होती है, आपको पिन होती है, उस पिन को मारकर बीच में निशाना लगाना होता है, और जिसका बिल्कुल बीच में लग जाता है वो फिक्स माना जाता है। उसके बाद ये खेल से आप लोग परिचित हैं। ये है, देखिए कौन सा है ये, सांप सीढ़ी, जिसमें सांप और सीढ़ी दोनों होती है, और ये पासे का खेल होता है, ये आप लोग जानते हैं। इस खेल को भी आप लोग जानते होंगे, ये होगा टेबल टेनिस। यानी एक टेबल के बीच में एक खिलाड़ी इधर रहता है, एक खिलाड़ी इधर रहता है, और छोटी सी बॉल को टेनिस से पैट से मारा जाता है। उसी पर आधारित है ये गेम, आप लोग जानते हैं। सबको साइकिल चलाना पसंद है, सब साइकिल चलाते हैं, तो साइकिलिंग भी एक तरीके का खेल होता है। और लास्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये पजल बना हुआ है, यानी हमको अलग अलग टुकड़े मिल रहे हैं और बच्चे उस सारे टुकड़ों को मिलाकर एक चित्र बनाते हैं, ये पजल गेम्स कहलाता है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, बहुत सारे खेल हैं यहाँ पर। ये खेल बाहर मैदान में खेला जा रहा है, इसको आप अंदर बंद कमरे में खेल सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी टेबल पर लगाकर जमीन में कहीं खेल सकते हैं। पजल भी आप कहीं पर भी बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेबल टेनिस भी आप कमरे के अंदर, बड़ा सा हॉल है तो आप लगा के खेल सकते हैं। साइकिलिंग तो आप घर के अंदर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर सड़क या मैदान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि खेल कई प्रकार के हो रहे हैं, सब उसी भावना से खेले जाने चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना है, टीम की भावना से खेलना है, दूसरे की प्रशंसा करना है। लेकिन खेलने के स्थान के आधार पर हम खेलों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा इंडोर गेम्स। इंडोर, इंडोर का मतलब होता है
दरवाजे के अंदर अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो दरवाजे के अंदर, दरवाजे का अंदर मतलब बच्चों वो खेल जिनको हम घर के अंदर खेल सकते हैं, उन गेम्स को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। देखिए जैसे इस चार्ट में बना है, बास्केटबॉल, कैरम, बॉलिंग, यानी बहुत सारे आपकी बॉल्स लगी होती हैं, उसको एक गेंद फेंक कर सबको लाइन से गिराना होता है। कार्ड्स, देखिए लूडो हो गया, पूल हो गया, हमारा टेबल टेनिस है, चेस यानी शतरंज है, और रेसलिंग यानी कुश्ती। ये सारे खेल जो हमारे आए वो हमारे इंडोर गेम्स के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनको हम अंदर खेल सकते हैं। अब खेलने के स्थान के आधार पर हमारा जो दूसरा भाग है वो है हमारा आउटडोर गेम्स। आउट माने बाहर, यानी डोर माने दरवाजा। तो जो दरवाजे के बाहर से हमारा तात्पर्य है घर के अंदर ना खेले जा सके और उनके लिए हमें अधिक स्थान की आवश्यकता हो, वो गेम्स हमारे आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। देखिए साइकिलिंग, जैसे हम साइकिल चलाएंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, घर के अंदर नहीं चला सकते। जिम्नास्टिक है, यहाँ पे टेनिस है, रनिंग यानी आप दौड़ेंगे तो आप कमरे में कितना दौड़ लेंगे बच्चों, कमरे के अंदर या घर के अंदर हम कितना दौड़ सकते हैं छत के ऊपर, तो हमें बड़ा मैदान चाहिए होगा, तब हम रनिंग करेंगे वहां पे और रेसिंग करेंगे। इसी तरीके से स्विमिंग, स्विमिंग तो हम घर में नहीं कर सकते, स्विमिंग के लिए भी हमें जाना पड़ेगा स्विमिंग पूल तक के। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे घुड़सवारी हो गई हमारी, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, ये सारे खेल जो है हमारे आउटडोर गेम्स हैं। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि खेलने के स्थान के आधार पर हम खेल को दो भागों में बांट सकते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अब हम आज सिर्फ एक बात पर आके कंसंट्रेट करेंगे कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया, देखिए वे खेल जो घर के अंदर या किसी बंद स्थान पर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, वे खेल जो घर के अंदर या किसी बंद स्थान पर यानी कमरे में, स्कूल में, कहीं पे भी खेले जा सकते हैं, उनको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। अब इन गेम्स की विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले टॉपिक में हमने इसको किया था कि खेलने से बच्चों का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इंडोर गेम्स की क्या विशेषता है, इससे हमारे किस प्रकार का विकास हो रहा है। देखिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज, क्योंकि ये घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, तो हमें बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें दो कुर्सियां, एक टेबल मिल जाए या हमें एक छोटा सा कमरा मिल जाए तो हम उसके अंदर एक चारपाई के ऊपर या तो हम किसी चटाई पर बैठकर भी इस खेल को खेल सकते हैं। दूसरी चीज, कम श्रम। ये जो इंडोर गेम्स होते हैं, कम श्रम, श्रम माने मेहनत, तो हमें कम मेहनत लगती है इन खेलों को खेलने में। तो जब हमें कम मेहनत लगेगी तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारा शारीरिक विकास में बहुत अधिक योगदान नहीं होता इन खेलों का, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है और हमें जब अपना शारीरिक विकास चाहिए होता है तो हमें अधिक श्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होते हैं, क्योंकि बैठकर खेलने वाले खेल हैं, हम शारीरिक श्रम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन इन खेलों में जो नियम होते हैं उनमें हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हमें चाल सोचनी पड़ती है कि हम कौन सी गोटी बढ़ाएं या कौन सा अपना प्यादा आगे बढ़ाएं जिससे हम खेल को जीते। इसीलिए इसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, मौसम से प्रभावित नहीं। अब बारिश हो रही हो या कोहरा पड़ रहा हो या बहुत ज्यादा धूप हो, आपको क्योंकि घर के अंदर खेलना है तो मौसम से बहुत ज्यादा ये खेल प्रभावित नहीं होते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, अगर आप कबड्डी खेलना चाहेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो क्योंकि कबड्डी खेलने के लिए बाहर जाना जरूरी है, तो वो तो खेल मौसम से प्रभावित हुआ, तो वो इंडोर गेम्स में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लूडो खेलेंगे तो आप घर के किसी भी हिस्से में बैठकर खेल सकते हैं, तो क्या हुआ, आप मौसम से प्रभावित नहीं हुए, चाहे जितना जाड़ा पड़ रहा हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो या चाहे बारिश हो रही हो। फिर नेक्स्ट है बच्चों देखिए, चोट लगने की संभावना कम, क्योंकि इसमें श्रम की आवश्यकता नहीं है अधिक और हम बाहर जाकर नहीं खेल रहे हैं बड़े मैदानों पर और हम बैठकर एक जगह पर खेल रहे हैं, तो उससे हमें चोट लगने की संभावना भी कम रहती है। अब आपस में बच्चे लड़ाई कर मारपीट करने लग जाएं तो बात अलग है कि चोट लगेगी उनको, नहीं तो इससे चोट लगने की संभावना कम होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, कैरियर के रूप में चुन सकते हैं।
इसमें बहुत सारे खेल इंडोर ऐसे होते हैं जिनको आप अपने भविष्य में कैरियर, अपना रोजगार या व्यवसाय के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंडोर गेम्स क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ इंडोर गेम्स के उदाहरणों के बारे में। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस सबको सब पहचानते होंगे। ये है कैरम बोर्ड, सब लोग खेलते भी होंगे, हो सकता है किसी बच्चे ने ना खेला हो। तो ये प्लाई का बना हुआ एक चौकोर बोर्ड होता है। देखिए, दिखाई दे रहा है, ये प्लाई का बना हुआ। इसके 4 कोनों पे 4 छेद होते हैं, और जब 4 कोनों पे 4 छेद होते हैं तो 4 लोग एक साथ इसके ऊपर खेल सकते हैं। यानी 2, 3 या 4 लोग इसमें एक साथ खेल सकते हैं। और यहाँ पर गोटियां रखी जाती हैं। देखिए, ये एक बोर्ड गेम है, एक साथ 2, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। इसमें 9 काली और 9 पीली गोटियां होती हैं, और साथ में एक लाल रानी गोटी होती है। इस खेल में सारे लोग सिर्फ रानी के पीछे पड़े रहते हैं। आपने पीली गोटी भले ही छेद में डाल ली हो, पास कर लियो, अपने पास ले ली हो, लेकिन लास्ट में जो गेम होता है वो रानी के पीछे ही भागने से होता है। तो लाल रंग की रानी गोटी होती है, और एक उससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्राइकर होता है। क्या होता है? स्ट्राइकर। इस तरीके का एक स्ट्राइकर बना होता है, पतला सा। उस स्ट्राइकर को यहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ पे आपकी गोटियां होती हैं सब। स्ट्राइकर को ऐसे मारा जाता है, तो जब स्ट्राइकर इसके ऊपर लगता है तो ये गोटियां जाके इस छेद के अंदर गिरती हैं। आपके निशाने लगाने पर डिपेंड करता है कि जैसा निशाना हम लगाएंगे तो हमारी गोटी उस छेद के अंदर जाकर गिरेगी, और अगर गिर गई तो वो हमारी हो जाती है। इसी आधार पर ये खेल होता है। तो आप लोगों को बच्चों कैरम बोर्ड समझ में आ गया होगा कि इसमें 9 काली 9 पीली गोटियां होती हैं, एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से उन गोटियों को मारा जाता है, और एक लाल रानी गोटी होती है, और ये एक बोर्ड गेम है। आप लोग के स्कूल में भी ये गेम खेला जाता है अब तो सबके। नेक्स्ट बच्चों, हम देखते हैं ये दूसरा खेल है। देखिए, CHESS चेस यानी शतरंज। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हमको कई चालें आगे की सोचना पड़ता है कि अगर हम अपना कोई गोटी बढ़ाने जा रहे हैं तो उसके बाद अगर हमने ये बढ़ाई तो अगला क्या बढ़ा सकता है, उसके बाद हम उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो यानी हम 3 या 4 चालें पहले से सोचते हैं अपने बारे में, और जो सामने हमारे खिलाड़ी होता है, जो हमारे प्रतिद्वंदी है, उसकी सोच के बारे में। तो एक अनुमान लगाने वाला गेम है जिसमें हमें बहुत ज्यादा अपना मानसिक जो है वो सोचना पड़ता है, और इससे बहुत अधिक मानसिक विकास होता है, और दूसरे के बारे में भी हम अनुमान लगाते हैं कि वो किस गोटी को चलने वाला है, उसके बाद हम किस गोटी को चलें। तो देखिए, हम इसके बारे में बात करते हैं कि शतरंज भी एक प्रकार का बोर्ड गेम है, बोर्ड ही होता है। इसमें 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। उसमें काले सफेद, देखिए सफेद काला फिर सफेद फिर काला, इस तरीके से पूरे 64 खाने बने होते हैं। ये खेल 2 लोगों के बीच खेला जाता है। इस खेल की गोटियों में राजा होता है, रानी होती है, हाथी होता है, घोड़ा, वजीर, ऊंट, सिपाही, ये सब होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ काली गोटियां लगाई गई हैं और एक तरफ क्या है, सफेद गोटियां लगाई गई हैं। एक खिलाड़ी इधर बैठेगा और एक खिलाड़ी इधर बैठेगा, और ये अपनी चाल चलेगा, ये अपनी चाल चलेगा। चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि जिसका राजा या वजीर मर जाता है वो गेम हार जाता है, और जिसका राजा वजीर जिंदा रहता है एंड तक के, वो खेल जीत जाता है। तो ये खेल जो है मानसिक विकास में सहयोग करता है। आपके स्कूल में भी जरूर शतरंज का खेल होगा, और जब होगा तो आप लोग स्कूल में जाके इसको खेलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे मानसिक विकास तेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टेबल टेनिस की। देखिए, ये टेबल टेनिस खेल है। इसमें एक टेबल होती है, ये टेबल पर खेला जाने वाला खेल है। ये खेल 2 या 4 लोगों के बीच में होता है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक टेनिस तथा एक बॉल होती है। देखिए, यहाँ पे अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो एक टेनिस इसके पास होगा, एक टेनिस इसके पास होगा, और एक बॉल से खेला जाएगा ये।
तो टेबल के बीच में एक नेट लगा होता है, ये देखिए यहाँ पे नेट लगा हुआ है बच्चों, नेट लगा है, और टेबल के दोनों तरफ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं, टेबल बीच में है, वो इस बॉल को टेबल पर टिप्पा मारकर दूसरी तरफ नेट के भेजते हैं, फिर उधर वाला प्लेयर भी उधर मार के इधर भेजेगा, इधर वाला उधर भेजेगा, और अगर बॉल गिर जाती है तो वो एक पॉइंट मान लिया जाता है। तो टेबल टेनिस भी एक इंडोर गेम है जो बहुत अच्छा है। इस खेल में हमारा शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि हमारे हाथ मूव करते हैं और हमारा शरीर टेबल के इधर उधर मूव करता है कि हम इधर मारना है, इधर मारना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लूडो। लूडो तो आप सब लोग जानते होंगे, हम सब लोग क्या, आपके दादा दादी भी जानते होंगे, आपके मम्मी पापा चाचा बुआ सब जानते होंगे, क्योंकि लूडो एक ऐसा खेल है जिसको सब बड़े शौक से खेलते हैं। और लूडो जो है वो हमारे भारत का एक प्राचीन खेल चौपड़ है, उसके आधार पर ही बनाया गया खेल है, जिसमें पासा होता है, इसमें भी गोटियां होती हैं। जैसे मैंने कैरम में बताया था कि गोटियां होती हैं, तो कैरम की गोटियां सिर्फ 2 रंग की होती हैं और एक रानी गोटी होती है। इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक दफ्ती का बना हुआ, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक बोर्ड होता है, देखिए है ना, तो बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है। एक साथ, क्योंकि 4 रंग है तो 4 लोग भी खेल सकते हैं, या 2 लोग भी खेल सकते हैं, या 3 लोग भी इसको साथ में खेल सकते हैं। देखिए ये नीले खाने में हम नीली गोटियां रख देते हैं, लाल वाले में लाल रखेंगे, हरे में हरी और पीले वाले में पीली। उसके बाद एक पासा होगा हमारे पास, देखिए ऐसा, इसमें आपको बिंदियां मिल जाएंगी बनी हुई, एक तरफ 5 लिखा होगा, एक तरफ 4 लिखा होगा। इस पासे को हम बीच में फेंकते हैं, क्योंकि पासे के 6 फलक होते हैं, तो एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3 बिंदियां, फिर 4 बिंदियां, 5 बिंदियां, 6 बिंदियां पूरी बनी होती हैं। जब हम पासा यहाँ पर फेंकते हैं तो यदि मानिए हमारे पास 4 आया, तो हमारी गोटी 6 के बाद खुलकर यहाँ पर 1 2 3 4 आगे बढ़ गई। फिर अगला खिलाड़ी पासा फेंकेगा, उसके पासे पर जो आएगा गोटी उतना आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद अगला खिलाड़ी पासा फेंकेगा। इस प्रकार से प्रत्येक खिलाड़ी जो है अपना पासा फेंकता रहेगा और उसकी रंग की गोटी आगे बढ़ती रहेगी है। और इसमें जिसकी गोटी सबसे पहले पूरा चक्कर लगा के वापस अंदर आ जाती है, वो वाला खिलाड़ी सबसे पहले जीत जाता है। तो ये बहुत अच्छा गेम है और इसमें सब बहुत मजा लेते हैं। आजकल तो खासतौर पे जब लॉकडाउन चल रहा है तो घर में सभी लोग लूडो खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि जब घर में है तो अगर टाइम पास नहीं होता है तो घर के बड़े भी लूडो निकाल लेते हैं और खेलने लग जाते हैं। आगे नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ये है सांप सीढ़ी। आप लोगों ने जब लूडो खरीदा होगा तो उसके साथ आपको सांप सीढ़ी भी मिली होगी, या सांप सीढ़ी आप अलग से भी खरीद सकते हैं। ये भी बड़ा मजेदार खेल है, क्योंकि इस खेल में आप ऊपर नीचे मूव करते हैं। अगर आपको आपका जो गोटी है वो सीढ़ी पर आ गई, जैसे मानिए आपने पासा फेंका और आपका 5 आया, तो 5 के ऊपर सीढ़ी शुरू हो रही है, तो आपकी गोटी अगर 5 पर आई तो आप सीधे 5 से 48 पर पहुंच जाएंगे, यानी आपने शॉर्टकट ले लिया और डायरेक्टली ऊपर चढ़ गए, तो खुशी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपकी गोटी पासा चलने के बाद सांप के मुंह पर आ गई तो सांप आपको खा जाएगा और आप सीधे नीचे आ जाएंगे जहां पर उसकी पूंछ होती है। ये खेल में बहुत मजा आता है, क्योंकि जो जीत रहा होता है शुरू में, हो सकता है वो 98 पर जाकर नीचे आ जाए है, और जो हार रहा है हो सकता है वो यहाँ पर पहुंचे 25 पे और सीधे 58 पे पहुंच जाए। तो इस खेल में बहुत मजा आता है। ये भी एक बोर्ड पर खेला जाने वाला गेम है। इसमें 1 से 100 तक की गिनतियां लिखी होती हैं। अब इसमें 1 से 100 तक की गिनतियां लिखी होती हैं, तो बच्चों को गिनतियां सिखाने के लिए भी हम इस खेल का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वो बच्चे जो घर में छोटे हैं हमारे, हमें उनको गिनतियां सिखानी है, तो गिनतियां यदि वो ऐसे नहीं सीख पाते हैं कि 64 कहाँ लिखा है, 62 कहाँ लिखा है, 72 कहाँ लिखा है, तो यदि हम उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो खेल खेल में हम उनको समझा सकते हैं कि बताओ 38 कहाँ है, तो 38 वो ऐसे ऐसे करके गिनेगा। लेकिन जब वो बार बार उस खेल की प्रैक्टिस करेगा तो उसको आराम से पता चल जाएगा कि 3 8 38, यानी जो 3 8 लिखा है यही हमारा 38 है। तो हम इसको खेल के रूप में कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी जो शिक्षक हैं उन लोगों ने इस सांप सीढ़ी के खेल पर
बहुत सारी शिक्षण सामग्री भी तैयार की है, जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो खेल हैं वो सब तैयार किए गए हैं। अच्छी आदतें हमारी कौन सी होती हैं उस पर आधारित खेल सब सीढ़ी का बनाया है। नेक्स्ट आ जाता है, कुछ संख्याओं पर सीढ़ी तथा कुछ पर संख्याओं पर सांप बना होता है। पासे पर आई संख्याओं के अनुसार खेल खेला जाता है। जिस भी खिलाड़ी की गोटी सबसे पहले 100 पर पहुंच जाती है वो विनर होता है। तो 2, 3 या 4 लोग इसमें भी खेल सकते हैं, क्योंकि 4 रंग की गोटियां इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम इंडोर गेम्स की तरफ आते हैं, कार्ड गेम्स एंड पजल्स। कार्ड आप जानते हैं, जैसे घर में आपने देखा होगा अक्सर बड़े लोग खेलते हैं ताश, लेकिन वो ताश के पत्ते आप लोगों को नहीं खेलने हैं, वो ताश नहीं खेलना है। आप पे लिए हम यहाँ पे कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे कार्ड्स होंगे जिसमें आपके अल्फाबेट्स लिखे हों, नंबर्स लिखे हों, पक्षियों के चित्र बने हों, जानवरों के चित्र बने हों, या शब्द लिखे हों। तो उन कार्ड्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा, देखिए AIC, अब ए के साथ यहाँ पे रेनबो बना है, तो क्या ये सही कॉम्बिनेशन है? नहीं है। तो हम बच्चों को दे सकते हैं कि एक तरफ जो है वो अल्फाबेट बना है और दूसरी तरफ उसका ए से क्या स्टार्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, तो बच्चों को मिलाने के लिए। तो ये कार्ड जो है वो हम एक जगह बैठकर खेल सकते हैं और बच्चों को इस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, तो ए के साथ हम जोड़ेंगे किसको? एप्पल को। यहाँ पे रेनबो है तो इसके साथ हम आर को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आइसक्रीम है तो हम यहाँ पे आई को जोड़ेंगे। तो हम एक साथ जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर, ना कि जैसे उल्टा सीधा यहाँ पे लगा है उसको लगा रहने देंगे। तो हो गया हमारा कार्ड्स का गेम। एक तो ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कई तरह के कार्ड्स होते हैं और कई तरह के पजल्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा पजल्स, जैसे अभी हमने बात की थी कि कई सारे टुकड़े हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20, यानी ये जो कुल मिला के कितने टुकड़े हो गए? 20 टुकड़े हैं। ये जो 20 टुकड़े हैं उन सबको ऐसे जोड़ना है कि ये पूरा चित्र तैयार हो जाए। इस तरीके के गेम्स बाजार में बने बनाए आते हैं आपके पजल्स गेम्स के नाम पे, और हम लोग के स्कूलों में बच्चों के लिए रखे भी जाते हैं। आपके स्कूल में भी होगा तो आप लोग भी उसको जरूर खेलिएगा कि कैसे जोड़ना है। उसमें दिमाग ये लगाना होता है। बच्चों देखिए, जैसे ये इधर आसमान है, तो अगर आसमान का पोर्शन ऊपर नीले की तरफ है तो हम जब भी पजल्स लगाएंगे तो पहले ऊपर का पोर्शन नीला हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चित्र में क्या दिया गया है, यानी बच्चे खेल रहे हैं सर, तब हम उनके बालों वाला हिस्सा, उनके शरीर का हिस्सा जोड़ेंगे। इस तरीके से हमें इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कि सही टुकड़ा सही जगह पर जोड़ लें और जोड़कर हम पूरा चित्र बना लें। और भी कई तरीके के पजल्स होते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इन गेम्स के द्वारा मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास होता है। इन गेम्स को अकेले भी खेला जा सकता है या समूह के साथ। आपने देखा होगा क्रॉसवर्ड, अक्सर इस तरीके से देखिए शब्द बने होते हैं, ठीक है, आपको वर्ड बना होगा और यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स लिखी होंगी। देखिए, ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे CDBN, ये सारा हमारे पास बना है। हमें साथ में कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ मिलेगा है, तो वो क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे कुछ छांटना है आपको। अल्फाबेट्स लिखे हैं, उनको कुछ छांटना है। तो अगर हमने ऐसे कहा यहाँ पे आपको ढूंढना है डॉग, ठीक है, तो अब आपको डॉग ढूंढना है। यहाँ पे एक ऐसा जानवर ढूंढिए जो भौंकता है, तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा DOG, डॉग। इसी तरीके से एक बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? POT, पॉट। तो इस तरीके के क्रॉसवर्ड जो है वो हमको मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और भी पजल्स, यानी पहेलियां भी पजल्स के अंतर्गत ही आती हैं हमारी। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा
थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको गेम्स दूंगी और दूसरी तरफ आपको बताना होगा ये कौन सा गेम है। चार रंग की गोटी प्लस पासा। चार रंग की गोटियां और पासा किस खेल में होता है? सोचिए बच्चों, जल्दी से सोच के बताइए मुझे। और बताएंगे क्या? मैं खुद बताऊंगी, मैं आप लोग का दिमाग समझती हूँ। बोर्ड पर 64 खाने। दूसरा, लाल रानी गोटी किस खेल में होती है? शब्द ढूंढना हम किस में करते हैं? टेबल पर नेट लगाकर कौन सा खेल खेला जाता है? देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए है गृह कार्य यानी अभ्यास। आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाया है अभी मैंने, इसको आप लोग अपनी किताब से भी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर देखिएगा कि कौन सा खेल ऐसा है इंडोर, इसमें चार रंग की गोटियां और पासा होता है, बोर्ड पर 64 खाने होते हैं, लाल रानी गोटी होती है, शब्द ढूंढा जाता है किस खेल में, और किस खेल में टेबल पर नेट लगा होता है। तो बच्चों, आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट एक और मैं पूछती हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बहुत शौक से खेलते हैं, गुड़िया गुड्डे का खेल। इसमें क्या चाहिए होता है ये बता दीजिए। ये भी एक इंडोर गेम है जो छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बच्चे तक खेलते हैं, और खाना पकाने का खेल खेलते हैं, उसमें गुड्डा गुड़िया की शादी कराती हैं। तो ये भी एक इंडोर गेम का ही उदाहरण है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़ के इस अभ्यास को करने का प्रयास कीजिएगा और अपने। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पाठ पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ आप लोगों को। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है कक्षा 5 में विषय हमारा परिवेश में पाठ 3 गौरव पुरस्कार का जो प्रकरण हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है खेलों के प्रकार में आउटडोर गेम्स। उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लिया था आउटडोर गेम्स किसे कहते हैं। आज हम उसको विस्तार पूर्वक आउटडोर गेम्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होने चाहिए आउटडोर गेम्स के, जब हम आज ये पाठ को आप लोगों के साथ साझा करेंगे और आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे, तो इसको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। आप आउटडोर गेम्स के बारे में जान जाएंगे और कुछ आउटडोर गेम्स आप पहले से खेलते हैं और कुछ के बारे में आपको अब जानकारी हो जाएगी और आप खेलने लगेंगे। तो ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो हम आज के उसके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा कल का प्रकरण था, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब आप लोगों को याद होगा कि वो खेल जिनको हम घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर खेल सकते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक
स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अधिक श्रम नहीं लगता है, हम थोड़ी जगह पर ही खेल सकते हैं और जिसके ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे खेलों को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। आप लोग उम्मीद है इन सबको पहचान गए होंगे। ये कौन सा खेल है? ये है कैरम। इसको 4 लोग खेलते हैं। आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम 4 लोग इसको खेल सकते हैं, 2, 3 या 4। इसी तरीके से ये वाला लूडो का खेल है, इसको भी 2, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। और ये शतरंज का खेल है, इसे अधिकतर सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं। अभी जो है आप लोगों को ये हमने इंडोर खेलों के बारे में बताया था। और भी इंडोर खेल हमने आपको बताए थे, सांप सीढ़ी हो सकता है, पजल्स हो सकता है उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल है वो आप लोग घर में बैठकर आराम से खेल सकते हैं। अब हम आउटडोर इंडोर गेम्स से निकलने के बाद कि जब ये इंडोर गेम्स हैं हमारे कि हम इनको घर के अंदर खेल सकते हैं, तो क्या सारे खेलों को हम घर के अंदर खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनको हम छोटे स्थान पर या घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। उन खेलों को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये देखिए, वे खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन खेलों को आउटडोर खेल या बाहर खेले जाने वाले खेल कहते हैं। तो अब आप लोग खुद सोच के बताइए कौन कौन से खेल ऐसे जिसको आप घर में नहीं खेल सकते हैं। भाई जब आप लोग बाहर जाके खेलते हैं क्रिकेट, तो क्या घर के अंदर खेल पाएंगे? नहीं। फुटबॉल क्या घर के अंदर खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। क्या बास्केटबॉल आप घर के अंदर खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। साइकिल आप घर के अंदर चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। कितनी छोटी जगह में अब जैसे 2 पैडल मारेंगे आप दीवार से जाके लड़ जाएंगे, तो वो चोट आपको अलग लगेगी। तो ऐसे खेल हो जाएंगे जिनको हम बाहर खेलते हैं, वो खेल हमारे आउटडोर खेल कहलाते हैं। इसी तरीके से अधिक स्थान की आवश्यकता होती है इन खेलों के लिए। अब हमने जैसे इंडोर से हम कंपेयर करके इसकी बात करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इंडोर में हमने कहा था कि अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है कि कैरम बोर्ड हमने एक स्थान पर रख दिया और खेल लिया है। लूडो हमें छोटी सी जगह चाहिए, हम लोग चारों तरफ बैठ के खेल लिया हम लोगों ने। शतरंज हम लोगों ने टेबल पे रखा और कुर्सियों पे बैठकर खेल लिया। लेकिन क्या हम क्रिकेट को छोटे से स्थान पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आउटडोर खेलों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता हमें होती है। दूसरी चीज, इंडोर खेल हमें बैठकर खेलना है, उसमें बहुत ज्यादा हमें दौड़ भाग नहीं करना है, भागना नहीं है, कूदना नहीं है, खेलना नहीं है, तो उसमें हमारी मेहनत यानी हमारा श्रम जो होता है वो कम लगता है। उसकी बनिस्बत जब आउटडोर गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट खेलिए, चाहे आप दौड़ करिए, चाहे कुश्ती लड़िए, जो ऐसे खेल होंगे कि उसमें आपको मेहनत लगती है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको जो है वो डेली दौड़ना पड़ेगा, अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब तो आप उस खेल को खेल पाएंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आप बैट को हाथ से पकड़ के बहुत अच्छे से बॉल को शॉट मार भी नहीं पाएंगे। तो उस खेल को खेलने के लिए आपको मेहनत लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक श्रम की आवश्यकता होती है आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब रही बात स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक, इंडोर गेम्स को तो हमने कहा था कि क्योंकि हम उसमें मस्तिष्क का उपयोग ज्यादा करते हैं, अपने फिजिकल जो है वर्क को नहीं करते हैं ज्यादा, तो उन खेलों से हमारा मानसिक विकास ज्यादा होता है। लेकिन इसमें हमें दौड़ना, भागना, कूदना पड़ता है, जिसमें हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, हाथ, पैर, शरीर। जब पूरी मांसपेशियां हमारे शरीर की काम करती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इन खेलों से शारीरिक विकास अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट चाहिए, चोट लगने की संभावना अधिक होती है। देखिए, आउटडोर खेल जब हम बाहर खेलेंगे तो मैदान में खेलेंगे, खेल का मैदान होगा या सड़क होगी, तो हम वहां पे गिर सकते हैं, बॉल आकर हमको लग सकती है, चोट लग सकती है हमको। तो चोट लगने की संभावना, साइकिल चलाते चलाते एकदम से साइकिल लुढ़क गई, हम गिर गए, बीच में कोई पत्थर आ गया तो चोट लग सकती है। लेकिन इंडोर गेम्स में ऐसा नहीं था क्योंकि हमें एक जगह बैठकर ही खेलना था, तो हमें जो है वो चोट लगने की संभावना कम थी। लेकिन
ऐसा नहीं है कि चोट लगने की संभावना अधिक होती है इसलिए हम डर के आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर देंगे। किसी भी कार्य को यदि सावधानी पूर्वक किया जाता है तो चोट लगने की और एक्सीडेंट्स की संभावना कम होती है। तो जब भी हम आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जिस मैदान में हम खेल रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा नुकीला पत्थर ना पड़ा हो या ऐसी चीज ना हो जिससे हमें चोट लग जाए, या कोई खंबा ना हो या बिजली का खंबा ना हो जिससे हम जाके टकरा जाए, या नदी तालाब के किनारे हम ना खेलने के दौड़ते दौड़ते हमारा पैर फिसल जाए और हम उसमें गिर जाएं। तो हम यदि थोड़ी सी सुरक्षा करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हमें चोट ना लगे तो हम आराम से इन खेलों को खेल सकते हैं। फिर टीम भावना का विकास होता है। अभी तक के हम लोगों ने देखिए इंडोर में कहा था कि 2 लोग या 4 लोग खेलते हैं और सब अपना अपना खेल खेलते हैं, उनकी टीम नहीं होती है कि हमारी तुम्हारी टीम हो गई और हमारी तुम्हारी टीम हो गई। उसमें एकल एकल खेलता है व्यक्ति, तो उसमें सिर्फ उसको अपनी जीत सोचती है कि हमें जीतना है, दूसरे को हराना है, हमें जीतना है, हमें पहला आना है। लेकिन आउटडोर गेम्स अधिकतर टीम में खेले जाते हैं, यानी टीम बनाकर, चाहे 5 लोगों की टीम हो, चाहे 6 लोगों की टीम हो, चाहे 11 लोगों की टीम है। अभी मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। तो टीम भावना का विकास होता है। जब हम इन खेलों को खेलते हैं तो हम सिर्फ अकेले अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे जीतना है, हमारा ध्यान होता है कि हमारी टीम को जीतना है। तो हमारी टीम आपस में सामंजस्य बिठाकर एक मजबूती के साथ खेल खेलती है और हमारा लक्ष्य टीम को जिताना होता है, ना कि हमें अकेले अपने आप को जिताना। तो टीम भावना का विकास होता है जिससे हमारा बच्चों का सामाजिक विकास होता है। कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। कैरियर के रूप में जैसे हमने आप लोगों को आगे चैप्टर्स में बताएंगे भी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं, लेकिन 1-2 एग्जांपल्स हम अभी दे देते हैं कैरियर के रूप में। जैसे इंडोर गेम्स में शतरंज मान लीजिए, तो विश्वनाथन आनंद हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडोर गेम्स में अपना नाम कमाया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम्स खेलने वाले अपना कैरियर नहीं बना सकते उस खेल में। तो इसी तरीके से आउटडोर गेम मान लीजिए क्रिकेट है, तो कितने सारे क्रिकेटर्स के नाम हमें मालूम है। सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, कितने फेमस पुराने खिलाड़ी जिनका नाम आज भी है। तो कैरियर के रूप में इन्होंने उस खेल को चुना और अपना कैरियर बनाया। तो खाली इंडोर गेम्स और या खाली आउटडोर गेम्स में से हम किसी को छांट नहीं सकते, हम किसी भी गेम को अपना कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। फिर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने इंडोर में बताया था बच्चों आप लोगों को कि बाहर चाहे सर्दी हो रही हो, बहुत ज्यादा कोहरा गिर रहा हो या बारिश हो रही हो, इंडोर में तो हमने अंदर कैरम रखा, लूडो रखा, सांप सीढ़ी रखी, पजल्स रखे, हम उनको बैठ के कर रहे हैं। हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं, बाहर का मौसम जैसा भी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो तो भी हम घर के अंदर बैठे हैं। लेकिन आउटडोर गेम्स खेलने के लिए क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो खेल प्रभावित होगा, बारिश हो गई तो खेल प्रभावित होगा, है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी खेल प्रभावित होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आउटडोर गेम्स के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जब हम लोगों ने बच्चों कंपैरिजन कर लिया तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आउटडोर गेम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिक श्रम लगता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसमें चोट लगने की संभावना अधिक होती है लेकिन सावधानी के कारण चोट नहीं लग सकती है। टीम भावना का विकास होता है जिससे सामाजिक विकास होता है बच्चों का। कैरियर के रूप में चुन सकते हैं हम, और मौसम का प्रभाव पड़ता है। बच्चों अब हम आगे आते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कहानी हमारे खेलों पर ही आधारित है और ये कहानी आप लोगों को एक मोटिवेटर का काम करेगी, जिससे आपका खेलों के प्रति एक प्यार, एक विश्वास है और एक लगाव बढ़ेगा। तो ये कहानी है एक परिवार की। एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं। एक लड़के का नाम होता है राम, दूसरे का नाम होता है श्याम, और उनकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है माला। तीनों के उम्र में बहुत कम का अंतर होता है, यानी समझ लीजिए 1-1.5 साल 2 साल का अंतर होता है ऐसे ही लगभग। और राम और श्याम तो जुड़वा होते हैं और उनसे छोटी माला होती है। तो ये 3 भाई बहन जो होते हैं, मतलब ये तीनों घर में रहते हैं।
वैसे तो तीनों एक ही परिवार में रहते हैं, उनको एक ही जैसा माहौल मिलता है, एक ही खाना मिलता है, वही उनके मम्मी पापा हैं, वो लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं तीनों। लेकिन उसके बावजूद जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अपनी जन्मजात प्रवृत्ति होती है और कुछ उनकी रुचि डेवलप होने पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज में अपनी रुचि बना लेते हैं। तो राम जो था वो पढ़ाई करने का बहुत शौकीन था, उसको हर समय किताबें लेकर पढ़ता रहता था। और उसको इतना ज्यादा पढ़ाई करने का शौक था कि वो खेलने समय में भी खेलने नहीं जाता था बाहर, और वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था। और ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से उसके क्या हुआ कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, एग्जाम में वो फर्स्ट आता था। और लेकिन जब कभी खेल के मैदान में जाता था वो, तो उसमें वो जीत नहीं पाता था। ये हो गई पहली चीज। अब बच्चों ये बात सोचने वाली आपके लिए है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पढ़ता रहता था, खेल के समय में भी वो केवल पढ़ाई करता था खेलने की बजाय। तो मार्क्स तो बहुत अच्छे आए उसके, लेकिन वो खेल में नहीं आगे जीत पाता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसने किसी एक चीज पर ध्यान दिया। जो दूसरा भाई था उसका, श्याम, श्याम का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, पढ़ता था, पास हो जाता था, उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। थोड़ी देर बैठता था, फिर उसका मन लगता था कि मैं बाहर जाऊं, जाके खेलूं। तो उसका खेल में मन ज्यादा लगता था, वो खेलने में समय ज्यादा बिताता था और पढ़ाई में समय कम देता था। है, और जो उनकी बहन थी माला, माला क्या करती थी? अपने समय पर पढ़ाई करती थी और खेल के समय पर खेल खेलती थी, और साथ में अपनी मम्मी की भी मदद करती थी, अपने पापा के कार्य में भी मदद करती थी, स्कूल में अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। मतलब वो कुल मिला के अपने समय का सदुपयोग करती थी, हर काम समय पर, जो समय जिस कार्य के लिए होता था वो उस समय पर वही कार्य करती थी। जबकि राम और श्याम में ऐसा नहीं था। राम पढ़ाई ज्यादा करता था, श्याम खेल ज्यादा खेलता था। अब अंतर हो गया देखिए तीनों भाई बहनों की क्वालिटीज में, कि इनकी रुचि उसमें, उनकी रुचि उसमें, उनकी रुचि उसमें। अब हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चे बड़े हो गए। जब वो बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद हमको तो मालूम ही है इस बात को कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपना कैरियर बनाना होता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। तो बहुत शौक था तीनों को कि एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करें, तीनों को शौक था, वो लोग चाहते थे। और उनके पापा की भी यही इच्छा थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करें और ये अपनी आजीविका चलाएं और हमारे परिवार का नाम रोशन करें। तो हुआ क्या, जब राम ने एग्जाम दिया आईपीएस के लिए, तो आपको मालूम है पुलिस सर्विसेज जो होती हैं, जो सबसे बड़ी पुलिस सर्विसेज मानी जाती है आईपीएस के लिए, तो उसने रिटर्न तो सारा क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि सिर्फ रिटर्न था जो पढ़ाई से रिलेटेड के था, उसने वो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आईपीएस के लिए जो शारीरिक आवश्यकताएं थी उसकी, कि उसकी बॉडी में कितना उसका चेस्ट होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए है, और उसकी मांसपेशियां कैसी होनी चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, उसमें वो पीछे रह गया। बच्चों आप खुद सोचिए उसका कारण क्या रहा होगा। उसका कारण सिर्फ यही रहा होगा कि उसने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया और खेल के समय में भी पढ़ता रहा और खेलों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसके शारीरिक विकास में कमी आई और वो इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरी बात आ गई हमारे श्याम की। श्याम ने भी एग्जाम दिया। श्याम क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा हटता था और बाहर खेलकूद ज्यादा करता था, तो वो रिटर्न एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाया उसका, क्योंकि वो पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता था, क्योंकि वो पढ़ाई के समय में भी खेलता था। तो क्योंकि जब वो खेलता ज्यादा था तो उसका शरीर बड़ा बलशाली बन गया, मजबूत बन गया, लंबा चौड़ा, खूब हट्टा कट्टा सा, तंदुरुस्त सा बिल्कुल व्यक्ति बना। तो हालांकि वो फिजिकल में फिट था, लेकिन जब उसका रिटर्न नहीं क्वालिफाई हो सकता था क्योंकि वो पढ़ाई में पीछे रह गया, तो वो भी उस पोस्ट के लायक नहीं रहा, वो एक अधिकारी बनने के लायक उस समय वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसका शरीर तो था लेकिन उसका मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाया था। तो जो एक उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, वो उसमें कहीं से पीछे रह गया। रही बात माला की, जो उनकी बहन थी, माला ने भी एग्जाम दिया और माला क्योंकि हर काम समय पर करती थी,
खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खाने के समय खाना, समय से सोना, समय से जागना, समय से उठना। तो उसके कारण माला उसमें क्वालिफाई हो गई, पास हो गई और वो एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करने लगी। बच्चों, हमारा तात्पर्य यहाँ पे इस कहानी का सिर्फ ये है कि ना तो खाली पढ़ाई करना और ना तो खाली खेल खेलना हमको सफल व्यक्ति बनाता है। हम सफल व्यक्ति तभी बनते हैं जब हम खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और अपने सारे काम समय पर करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो कि इंडोर गेम्स एज वेल एज आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स के साथ साथ हम आउटडोर गेम्स भी खेलें, क्योंकि जो खाली इंडोर गेम खेलेगा उसका शारीरिक विकास नहीं होगा और जो खाली आउटडोर खेलेगा उसका मानसिक विकास नहीं होना चाहिए। और इसी तरह के साथ पढ़ाई, हम सबको जब तक के अपने अंदर संजो के नहीं रखेंगे और सारी चीजों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, हम एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमने ये कहानी आप लोग को सुनाई है कि आप लोग ऐसा ना समझे कि खाली इंडोर गेम खेलने से हम सफल हो जाएंगे या खाली आउटडोर गेम खेलने से हम सफल हो जाएंगे। हमें इंडोर, आउटडोर प्लस उनसे क्या हम सीख सकते हैं और जो अपने जीवन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब बच्चों, उम्मीद है ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी और इसकी अच्छी बातों को आप लोग अपनाएंगे और अपने जीवन में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ प्रमुख आउटडोर खेलों के बारे में। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आउटडोर खेल क्रिकेट है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल रेसिंग और हॉर्स राइडिंग। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे आप लोग को लिख दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे स्विमिंग, तैरना, वो भी एक आउटडोर गेम होता है। अब हम इन खेलों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, पहला हमने क्रिकेट दिया है जो आप लोगों का सबसे प्रिय खेल है। ये बैट और बॉल से खेला जाता है। आप लोग को सबको मालूम है, एक बैट होता है और उससे उस बॉल को मारा जाता है। जो फील्ड होती है, उस फील्ड के बीचों बीच में दो टीमों के बीच में ये खेल होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दो टीमें होती हैं, एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम फील्डिंग करती है। जो टीम बैटिंग करती है उसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स बैटिंग के लिए आते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। जब उन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक आउट हो जाता है तब अगला प्लेयर वहां पे बैटिंग करने के लिए आता है। लेकिन जो फील्डिंग टीम होती है वो पूरी वहां पे मैदान में फैली हुई होती है और अपने रन को बचाने की कोशिश करती है कि दूसरी टीम जो है वो ज्यादा रन ना बना पाए और हम उनको आउट कर पाए। फिर दूसरी चीज हो जाती है कि मैदान में करीब 22 यार्ड लंबी एक पिच बनाई जाती है और उस पिच के दोनों तरफ, देखिए जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, उस पिच के मतलब यहाँ पे स्टंप लगे होते हैं और स्टंप के ऊपर गुल्लियां लगी होती हैं। देखिए ये गुल्लियां लगी हुई हैं, ये हमारे जो है वो बैट्समैन है और ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये खेल चलता है। जो भी टीम अधिक रन बना लेती है वही टीम विजेता कहलाती है। एक टीम ने अपने कुछ ओवर खेले, मान लीजिए 20 ओवर का था, तो 20 ओवर पूरे हो गए, एक ओवर में 6 बॉलें फेंकी जाती हैं। जब 20 ओवर पूरे हो गए तो वो टीम ने जितने रन बनाए वो उनका हाईएस्ट स्कोर हो गया और उन्होंने कितने विकेट उनके गिर गए। इस तरीके से फिर दूसरी टीम जब खेलने आती है तो उसको पहली टीम से ज्यादा रन बनाने होते हैं। उनके पास ये लक्ष्य होता है कि पहली टीम से ने जितने रन बनाए हैं उससे ज्यादा रन हम बनाएं, ये उनका लक्ष्य हो गया है। तो और वो टीम खेलती है तो जो ज्यादा रन बनाती है वही टीम विजेता होती है। अब नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं हॉकी की। हॉकी भी क्रिकेट की तरह खेला जाने वाला ही एक टीम वर्क वाला खेल है। ये दो टीमों के बीच में होता है। इसमें भी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये हॉकी की सहायता से खेला जाता है और एक बॉल होती है इसकी भी छोटी सी, उस हॉकी से बॉल को मारा जाता है और मैदान के बीचों बीच में 2 गोल लगे होते हैं दोनों टीमों के। जब हॉकी से बॉल मारी जाती है, जिस टीम के उस हिस्से में बॉल चली जाती है वो गोल मान लिया जाता है और स्कोर दूसरी टीम का बढ़ता है। तो इस प्रकार से अधिक गोल करने वाली टीम जीत जाती है और हॉकी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले खेल की, फुटबॉल।
ये भी दो टीमों के बीच में खेला जाता है और ये गोल गेंद से खेला जाता है। ये गोल गेंद जो होती है वो चमड़े की या उसकी किरमिच की बनी हुई गेंद होती है, उसमें हवा भरी जाती है और ये पैरों से मारकर खेला जाने वाला खेल है। इसमें भी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, वो 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। यानी आयताकार मैदान में पूरी दोनों टीमें मौजूद होती हैं। दोनों तरफ, जैसे भी हमने आपको बताया कि हॉकी में गोल होता है, इसमें भी दोनों तरफ गोल होता है और करने वाली टीम गोल करती है। जिसकी तरफ गोल ज्यादा हो जाता है यानी बॉल पहुंच जाती है उसका गोल मान लिया जाता है और जो टीम ज्यादा गोल करती है वो जीत जाती है। नेक्स्ट आ जाता है साइकिल रेसिंग। आप लोग जानते हैं कि साइकिल रेसिंग बच्चे जब बड़े होना शुरू होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, तभी से बचपन से उनको साइकिल चलाने का शौक आता है। तो वो तो अपने मजे के लिए खेलते हैं, लेकिन साइकिल रेसिंग एक आउटडोर गेम भी है। अब उस साइकिल रेसिंग गेम में क्या होता है, ये एकल खेला जाता है, यानी अकेले अकेला व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर रेस करेगा। उसमें एक निश्चित दूरी तय कर दी जाती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की दूरी है या 500 मीटर की दूरी है, ये साइकिल चलाने वाला, तो जो खिलाड़ी अधिक समय में, यानी सॉरी, जो खिलाड़ी कम समय में पहले अपने पॉइंट तक पहुंच जाता है वो विजेता कहलाता है। तो ये इसकी यानी कम समय में दूरी तय करने वाला ही विजयी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का खेल भी दो टीमों के बीच में खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अभी तक हमने बात की थी कि क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और इसकी जो वो होता है, कोर्ट होता है, वो होता है इस तरीके से आयताकार कोर्ट होता है और यहाँ पे लंबे लंबे से जो है वो 10 मीटर ऊंचाई पर खंबे होते हैं और उन खंबों के ऊपर ये देखिए इस तरीके से नेट लगी होती है। ये नेट लगी होती है और खेलने वाला प्लेयर इसमें बॉल फेंकता है। बॉल इसमें से होते हुए नीचे आ जाती है, यानी हमारा 1 पॉइंट स्कोर बढ़ गया। देखिए ये है ना, कोर्ट के दोनों तरफ खंबे के ऊपर जाली लगी होती है। जाली की परिधि 18 इंच होती है, ये परिधि जो 18 इंच होती है और 10 फीट ऊंचाई पर लगी होती है। अधिक गोल करने वाली टीम जो होती है वो ही जीतती है। नेक्स्ट है देखिए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का खेल भी 2 टीमों के बीच में ही खेला जाता है। देखिए प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। अभी हमने देखा बास्केटबॉल में होते हैं 5, लेकिन वॉलीबॉल में होते हैं 6। वॉलीबॉल हाथ से खेला जाने वाला खेल है। इसमें भी एक बॉल होती है और इसके कोर्ट के बीच में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैडमिंटन होता है कि नेट लगा होता है, एक टीम इधर होती है और एक टीम उधर होती है। तो हाथों को ऐसे मुक्के की तरह बनाया जाता है और मुक्के की तरह बनाने के बाद ऐसे बॉल को फेंका जाता है दूसरी टीम में। दूसरी टीम वाले जो होते हैं वो फिर हाथ से ही दूसरी तरफ उछालते हैं। अगर बॉल जमीन पर गिर गई तो स्कोर बन जाता है। देखिए बॉल से खेला जाता है, बॉल जमीन पर गिरने पर ही स्कोर बनता है। तो आप लोगों को ये गेम समझ में आ गया होगा कि 5 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी उधर, इधर वाली उधर फेंकते हैं और उधर वाले इधर फेंकते हैं हाथ से, और तभी हमारा खेल हो जाता है। नेक्स्ट बैडमिंटन। बैडमिंटन से आप सभी परिचित हैं, आप लोग अपने अपने स्कूलों में बैडमिंटन खेलते हैं कि बीच में एक नेट लगा होता है, उधर भी एक टीम, उधर टीम, यानी 2-2 लोग भी खेल सकते हैं या अकेले अकेले भी खेला जा सकता है और उसको शटल कॉक से खेला जाता है। देखिए ये शटल कॉक बनी हुई है और ये बैडमिंटन है। कॉक के जमीन पर गिरने पर ही स्कोर बनता है। जब कॉक जमीन पर गिर जाती है तो अगले का स्कोर बन जाता है और जब स्कोर बन जाता है तो वही जीतता है जिसके अधिक स्कोर होता है। ये टाइमिंग से फिक्स होता है कि 15 मिनट की या 10 मिनट की टाइमिंग में आपने कितना स्कोर बना लिया, वो विजेता होता है। इसको इंटरवल्स के हिसाब से खेला जाता है, 2 या 3 इंटरवल्स। बच्चों नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ाया थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आउटडोर गेम समझ में आ गए होंगे कि आउटडोर गेम्स बाहर खेले जाने वाले खेल हैं जिनमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जिनमें अधिक मेहनत लगती है, जिनमें जो है हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, मजबूत बनता है। उसके अलावा क्या होता है, मौसम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी के ऊपर कि जब क्रिकेट का मैच होता है यदि बारिश हो जाती है तो मैच को रोक दिया जाता है, क्योंकि गीले में कैसे खेला जाएगा जब आपकी
पिच गीली हो जाएगी, आपके मैदान में पानी आ जाएगा, तो आप उस खेल को नहीं खेल पाएंगे। तो इसी तरीके से वो सब प्रभाव पड़ता है। फिर हमने जब खेलों की बात की तो क्रिकेट की बात की हमने। जब क्रिकेट की बात की हमने तो उसमें 11-11 खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की किसकी, हॉकी की, उसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। फिर हमने बात की थी फुटबॉल की, उसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों साइकिल रेसिंग की। तो साइकिल रेसिंग अकेले अकेले खेला जाने वाला खेल होता है। साइकिल रेसिंग के बाद फिर हमने आपके साथ ने जो बात की थी वो कौन सा खेल था, जिसमें जाली के अंदर फेंकी जाती है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बस एक अभ्यास ही आप लोगों को करनी है। देखिए ये कौन सा खेल है, इसको उससे मिलाना है। किससे खेला जाने वाला खेल है, ये सब जान गए होंगे, हॉकी। ये देखिए ये क्या चला रहा है, साइकिल, तो ये साइकिल रेस है। और ये क्या होगी, बैडमिंटन। तो बच्चों आप लोग उम्मीद है कि खेलों को पहचान गए होंगे अच्छे से, और पहचान कर आप इनको पढ़ेंगे। अब आप लोगों का ये गृह कार्य है कि आप अपनी पसंद के किसी एक आउटडोर खेल के बारे में 5 पंक्तियां लिखेंगे। कोई भी आउटडोर खेल जो आपको पसंद है, आप खेलते हैं, उसके बारे में 5 पंक्तियां अपने बड़ों की मदद से या आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखेंगे और बड़ों को दिखाएंगे। फिर हम अगले पार्ट में फिर आपको अगले उसमें मिलेंगे कुछ नया प्रकरण पढ़ाने के लिए। तब तक कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और याद करने के बाद अपने जीवन में उन सबको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना से बचे रहिए, अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 6 के पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रेशे क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं और वस्त्र का क्या इतिहास रहा है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? सोचिए सोचिए। जी हाँ, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और